जल्दी से कमेंट कर दे, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास। सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आपको क्विक रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको उतने ही वक्त में दोबारा से पढ़ने का समय अब नहीं है आप लोगों के पास। आपको कोशिश करनी है कि आप कम टाइम में इन सब कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें, ताकि आपके दिमाग में फिर से चीज़ें फ्रेश तरीके से आ जाए और एग्जाम में कोई गलती ना हो। हम वही कोशिश कर रहे हैं लगातार। आज की क्लास में मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लेकर, और स्पेशली बात करूंगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में हुए उसे लेकर बात करने की। तो होपफुली सब कुछ बेहतर है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, आज की क्लास में आपको ये सीखना समझना है, और आपके पास जो ऑलरेडी अगर नोट्स बने हुए हैं, इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उस टॉपिक को थोड़ा सा देखते रहिएगा साथ में, और क्या कंटेंट में दे रहा हूं उसको भी समझिएगा। और ज़रूरी ये कि चीज़ों में अगर कोई अपडेशन आया है, अपग्रेडेशन हुआ है, तो हम उसको भी कर लें साथ में, चेंजेस को भी देखते रहें। चलिए, होपफुली आज हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लेकर। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि औद्योगिक नीति कहा जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, एक सेट होता है पॉलिसीज का हमारी, और ये पॉलिसीज डिसाइड करती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से ऑपरेट होंगी, किस तरह से रेगुलेट होंगी, किस तरह से मैनेज की जाएंगी। अब जनरली तौर पर, क्योंकि इंडस्ट्रीज आप जानते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, अगर इसको गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट कंप्लीटली रेगुलेट कर रही है, या प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है कंट्रोल जो है, या फिर दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं, ये डिफाइन करने की कोशिश इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की जाती है। और बेसिकली यहीं से डिक्लेयर भी हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार की है, यानी समाजवादी व्यवस्था है, सोशलिज्म कहते हैं, या पूंजीवादी व्यवस्था है, कैपिटलिज्म कहते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे हमारे इंडिया की ऑलरेडी है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसमें सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 को लेकर। जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 को लेकर, तो हमें एक बात समझने की जरूरत है। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 वाली है, क्योंकि आप जानते हैं ये पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारे स्वतंत्र भारत की, इंडिया की, यानी कि इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नहीं बनाया। अब इसमें भी दो तीन चीजें याद रखते हैं, जैसे कि ये पॉलिसी आई थी 6 अप्रैल 1948 को। याद रखनी है पहली बात, 6 अप्रैल 1948 को लाई गई थी। और दूसरी बात याद रखनी है कि इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, जो इसको लेकर आए थे, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये बात याद रखनी है आपको। ये उस समय हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे। क्लियर है बात यहां? और एक बात याद रखना कि इस समय जब ये पॉलिसीज लाई गई, मैंने कहा क्योंकि हमारे देश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो सारी इंडस्ट्रीज को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 4 कैटेगरी बनाई थी, जिसमें से एक कैटेगरी का नाम था स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक। याद रखो इस बात को। इसका मतलब कि वो इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली और कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, और ऐसी 3 सेक्टर कह लीजिए, 3 इंडस्ट्री कह लीजिए, अब आप जल्दी से कमेंट कर दें कि वो 3 कौन सी थी जिनको कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया था, जिन्हें स्ट्रेटेजिक कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी, जिसको बेसिक इंडस्ट्रीज बोला गया था, ये बेसिक वो हैं जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर ऑपरेट कर सकेंगे, और इसके अंदर हमने टोटल 6 इंडस्ट्रीज को रखा था। तीसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, जिनको कहा गया कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए होंगी। वो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर के लिए, और बेसिकली वो इंडस्ट्रीज थी हमारे पास 18 जो प्राइवेट के लिए थी। और उसके बाद जो थी वो अदर कैटेगरीज में, यानी रिमेनिंग्स को कहा गया। बाकी बची हुई जितनी भी इंडस्ट्री बच गई वो सारी अदर्स में है, और उन्हें कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये है हमारी पहली पॉलिसी। और आपको याद आएगा कि सर इसके अंदर 3 चीजें थी, जिसमें एक आता है रेलवे, एक आता है एटॉमिक एनर्जी, और एक आता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी हथियार और गोला बारूद। तो यहां से 3 चीजें हमने याद रखी कि रेलवे को, एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा को, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी हथियार और गोला बारूद को। यह है 1948 की पॉलिसीज के वो कॉन्सेप्ट जो हमें एग्जाम के लिए याद रखने होंगे। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बता दो।
इसी तरह देखेंगे हम, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की। एक्चुअल में जब हमसे ये कहा जाता है कि ये वाली पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो मेरे दोस्त याद रखना है कि ये पॉलिसी हमारी 30 अप्रैल 1956 को लाई गई थी। 1956 वाली पॉलिसी है तो 30 अप्रैल 1956 को लाई गई थी। और ये वाली जो पॉलिसी है 30 अप्रैल वाली, बेसिकली इसको लेकर आए थे उस समय, इसको बनाया गया था पीसी महालोनोबिस के द्वारा। तो पीसी महालोनोबिस ने इसको बनाया है 1956 की, याद रखेंगे इस बात को। और एक्चुअल में भारत ने ऑफिशियली तौर पर मिक्स्ड इकोनॉमी की भी बात करना हो, ऑफिशियली तौर पर मिक्स्ड इकोनॉमी को कब चुना था? ऑफिशियली मैं कह रहा हूं फिर से, आधिकारिक तौर पर भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया था। या कई बार ये पूछता है भारत में समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यानी जो प्रॉपर तरीके से पहली पॉलिसी आई थी ना, वो यही वाली थी। इससे पहले वाली जो थी उनको प्रॉपरली तरीके से नहीं बनाया गया था। खास तौर पर इंडिया को लेकर एक कंप्लीटली जो माइंड मेकअप किया गया ना, वो इस पॉलिसी में किया गया कि कैसा रहेगा हमारा भारत। तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पर देखा जाए, समाजवादी व्यवस्था के तौर पर, क्योंकि इसमें सरकार की भूमिका बढ़ा दी गई थी। अभी मैं आपको बताऊंगा, याद करेंगे आप, समाजवादी व्यवस्था की बात इसलिए क्योंकि सरकार की भूमिका जो है, सरकार का रोल जो है, सरकार की जो भूमिका है, जो उसका रोल है, उसमें वृद्धि की गई। और इसीलिए आपने इसको रिप्रेजेंटेटिव तौर पर, अब हम कहें कि हम सोशलिज्म है या मिक्स्ड है तो हम मिक्स्ड ही, लेकिन हमें ज्यादा सोशलिज्म नजर आता है। और इसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। और 3 कैटेगरीज में जब डिवाइड किया गया सबको, तो पहली कैटेगरी का नाम रखा शेड्यूल ए। तो पहली कैटेगरी का क्या नाम रखा? शेड्यूल ए, जिसके अंदर 17 इंडस्ट्री रखी गई। और ये वो थी जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व की गई थी कि ये काम गवर्नमेंट के होंगे, इनको गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी, इनको गवर्नमेंट चलाएगी। ये 17 है, 17 है। अच्छा, इसी प्रकार से शेड्यूल बी बन गया था, याद करें आप। उसके अंदर 12 रखी गई थी जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट यानी कि जॉइंट सेक्टर होगा। तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कहने का मतलब है ज्वाइंटली करेंगे, जहां पर जॉइंट सेक्टर होगा। और इसके बाद शेड्यूल सी था जिसके अंदर हमारे पास रिमेनिंग जितनी भी बच गई वो सारी रखी गई। और रिमेनिंग जितनी भी थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कर दी गई कि इनको प्राइवेट ऑपरेट करेगा, प्राइवेट चलाएगा। अब क्योंकि सरकार की भूमिका बढ़ी है, इससे समाजवादी व्यवस्था हम कहते हैं कि शुरू हुई है, इससे भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑफिशियली तौर पर चुना है। और याद रखें इसी बात को कि हम इसे ये कहते हैं कि ये हमारा इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब भी ये सवाल पूछे कि भारत का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का आर्थिक संविधान, तो ये आपके पास आएगा यहां पर। और एक और बात याद रखना, हम इसी बात को कहते हैं क्योंकि सरकार की भूमिका बड़ी है इसमें। सरकार को पावर देखो ना, पहले कितनी थी सरकार के लिए? 3 रिजर्व थी, और अब की बार बढ़ाकर 17 कर दी गई ना, ये बात रखो। तो इसे बोलते हैं बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, यानी राज्य पूंजीवाद का बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, राज्य पूंजीवाद का बाइबल कहते हैं, यानी राज्य पूंजीवाद कहते हैं। बेसिकली राज्य का मतलब सरकार है, तो राज्य पूंजीवाद का बाइबल भी कहा दिया जाएगा इसी को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि 1990 से पहले कि अगर कोई एक पॉलिसी और 91 के बाद की पॉलिसी को कंपेयर करें, तो मेनली 56 की पॉलिसी को हम 91 की पॉलिसी से लेकर चलते हैं कंपेरिजन में। वैसे 48 वाली भी थी, लेकिन मैंने कहा ऑफिशियली जो बढ़िया सी बनकर आई, जो कंप्लीटली डिजाइन की गई थी, वो थी 56 वाली। तो 3 कैटेगरी, एक सरकार की, एक प्राइवेट की और एक जॉइंटली ऑपरेट करने की बात की गई थी। बीच में और भी पॉलिसी आई है, लाइक 77 की पॉलिसी है, 1980 की पॉलिसी भी आई है, आपको पता है। तो 77 और 80 की पॉलिसीज में भी कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। लेकिन ये बात भी आपको याद आ गई, रिकॉल हो गई या नहीं, जरूरी है जानना। तो एक बार मुझे बताएं भाई जल्दी से। तो ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के विषय में बात। ठीक है, चलो थोड़ा सा और याद करते हैं और रिवाइज करते हैं। कोई डाउट क्वेरी हो वो भी पूछते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन का मतलब यही है कि आपके जो डाउट्स हैं वो यहां सॉल्व होते रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी इश्यू है तो बताएंगे जरूर।
चले भाई, अब देखिए जो 77 वाली पॉलिसी थी, अगर मैं उसके विषय में बात करूं तो याद करो कि 77 के समय जो सरकार थी वो बदल चुकी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन चुके थे जनता पार्टी वाले। और यहां दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 77 की पॉलिसी में डी सेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण, यानी सरकार की, केंद्र सरकार की पावर को कुछ कम करके राज्य सरकारों की पावर को बढ़ाने की बात की गई। विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया इसमें, और साथ ही स्मॉल इंडस्ट्रीज को यानी छोटे उद्योगों को टारगेट किया गया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए, यानी छोटे लघु उद्योग होते हैं जो देश के, उनको, और विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र सरकार की पावर को डिवाइड कर देना, राज्य सरकारों को अधिकार दे देना, ये विकेंद्रीकरण की भाषा कहलाती है। बोलो हाँ या ना। चलो, तो ये 77 का मुख्य बिंदु था। इसी तरह अगर मैं बात करूं 1980 वाली की, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1980 में आई थी, 1980 में आई थी, तो याद रखना है इसके अंदर हमने बात किसके बारे में की है। हमने बात की थी मॉडर्नाइजेशन इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन को लेकर आए थे हम। यहां पर तकनीक में आधुनिकीकरण की बात की गई थी, तो मॉडर्नाइजेशन इन टेक्नोलॉजी की बात की गई थी इसमें। और यहां पर एक बात याद रखने की जरूरत है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 वाली आई थी, इसमें जो हमारा माइक्रो एंटरप्राइज होता है, ये इंदिरा गांधी की सरकार के समय लाई गई थी 80 में। तो जो माइक्रो एंटरप्राइज होता है उस समय, या ये कहे स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल इंडस्ट्री है, यानी स्मॉल इंडस्ट्री को डिफाइन करने वाली जो लिमिट होती है इन्वेस्टमेंट की, याद करें, उस लिमिट को बढ़ाया गया था। स्मॉल इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है उसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया था। जो पहले 1 लाख रुपए थी, कि 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री को हम स्मॉल कहते थे, उसको बढ़ाकर 2 लाख किया गया था। ये दो मुख्य काम इसमें हम याद रखते हैं कि एक तो ये पॉलिसी मॉडर्नाइजेशन को टारगेट करती थी, और दूसरा ये कि इसके अंदर हमने स्मॉल इंडस्ट्री की लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया था। लेकिन ये सब पुरानी है, यानी 1980 तक है, 91 से पहले। यानी अगर मैं एक बात कहूं कि 91 से पहले और 91 के बाद का अंतर समझ लो ध्यान से, तो क्या देखोगे आप? तो आप ये देखोगे, यहां पर नजर आनी चाहिए आपको बात, कि जब 91 की पॉलिसी आई और उस 91 की पॉलिसी के अंदर आपने देखा कि सर पहले ये था कि हमने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ना, प्रतिबंध लगा रखे थे 91 से पहले, अपने बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना, लाइसेंसिंग के नियम बहुत ज्यादा थे। लेकिन अगर आप देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 91 में आई, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में लाई गई, स्पेसिफिकली आप कहोगे इसी को हमने इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर इसी को हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम दिया होता है। इसी को हम आर्थिक सुधार कहते हैं जो 91 में हुए, और इसी को हम एलपीजी पॉलिसी भी कह रहे होते हैं बेसिकली। अब ये जो एलपीजी पॉलिसी हमारे पास है, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जा रहा है, आर्थिक सुधार कहा गया देश में, अब अंदाजा लगाइए क्या हुआ इसमें। तो आप कहेंगे एक तो लिबरलाइजेशन हुआ, यानी कि उदारीकरण हुआ। बोलो हाँ या ना। अब ये जो लिबरलाइजेशन था, उदारीकरण हुआ था इसमें, ये उदारीकरण क्या कहता है? इसका मतलब ये था हमने उदारता यानी उदारीकरण किया था। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, बड़े प्यार से बात समझना। हुआ क्या था एक्चुअल में, हम क्यों इतनी उदारता पर आए थे, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण मैं आपको समझाता हूं, एक नई बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में हुआ ये था कि अब दुनिया के ज्यादातर देश जो है ना 1990 के आसपास समस्याओं में घिरे हुए थे, बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए थे। अब हुआ ये कि हमारे पास 3 संगठन है, आप देखो ध्यान से। एक संगठन का नाम है वर्ल्ड बैंक, पहले बात समझना पूरी। एक संगठन का नाम है आईएमएफ, और एक है अमेरिका का, यूएस का जो ट्रेजरी, यानी यूएस का जो पैसा वगैरह है, यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अब ये जो तीनों जगहें हैं, इसका ऑफिस और अमेरिका वाले का, ये सब कुछ कहां पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन के अंदर है। अमेरिका की राजधानी है ना वॉशिंगटन, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी है, उसके अंदर आईएमएफ का ऑफिस भी है, उसी के अंदर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी है।
और यहां पर कुछ समझौता हुआ तो इसे वॉशिंगटन समझौता या कंसेंसस कहा जाता है। सिंपली कहूं तो वॉशिंगटन समझौता कहा जाता है, बात समझना। अब ये समझौता ये था कि इन्होंने क्या करा, एक 10 पॉइंट्स का एक सेट तैयार किया, 10 पॉइंट लिए और एक सेट बनाया कि इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को बेहतर करने के लिए, विकासशील देशों को अच्छा करने के लिए। अब इन्होंने 10 पॉइंट की पॉलिसीज बनाई विकासशील देशों को के विकास और उनकी स्थिरता और बेहतर करने के लिए। अब याद रखना, ये जो घटना हुई है ना, ये 1989 में हुई है। 1989 के तहत में ये वॉशिंगटन कंसेंसस जिसे कहते हैं, समझौता कहते हैं जिसे, ये हुआ है। और अब देखो, इसी के बाद अब हमारा देश भी कैसा था, विकासशील था, बोलो हाँ या ना। अब विकासशील देश था, हमें भी पॉलिसी की जरूरत थी। हम भी क्योंकि घाटे में जा रहे थे, हमारा भी रिजर्व बहुत ज्यादा कम हो चुका था, हमारा घाटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो हमें भी तो वो पॉइंट करने थे ना, हमने भी उनको माना है, इंडिया ने भी माना है। तो अगर आप ये देखो, ये 1989 में हुए, 1989-90 के बीच में ये बात आई। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो 91 में, 90 के बाद सही यानी, हमने भी उन 10 पॉइंट को अपनाया, जिसमें एक पॉइंट ये था कि हमें लिबरलाइज करना है, यानी उदारीकरण करना है। एक पॉइंट ये था कि हमें प्राइवेटाइज करना है, यानी कि निजीकरण करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है। फिर एक पॉइंट ये था कि हमें क्या करना है। देखो, इसमें जो 4 मुख्य बातें थी, ध्यान से समझना, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर यहां पर एक और बात समझते हैं। फिर एक आया था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण करना। हमने इन 3 शब्दों को हाईलाइट किया था एलपीजी नाम देकर। लेकिन इसमें एक बात और कह दूं कि चौथा पॉइंट ये हुआ डीरेगुलेशन, यानी जिन चीजों पे सरकार का नियंत्रण चल रहा था उसको हटाना। डीरेगुलेशन यानी विनियमन, यानी सरकार के नियमों को हटाना। रेगुलेशन का मतलब होता है लगाना और डीरेगुलेशन का मतलब है सरकारी नियंत्रण को कम करना और इकोनॉमी को बेहतर करना। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस की बात अब आपने समझी है, इस समझौते के तहत अगर आप इस पर वीडियो भी देखना चाहें तो यूट्यूब पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप सर्च करके, यानी करीब 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन इन 10 पॉइंट में यही वो पॉइंट थे कि हमें अपने घाटे को कम करना है, अपने रिजर्व को बढ़ाना है, हमें स्टेबिलिटी लेकर आनी है, हमें लिबरलाइज करना है, टैक्स में सुधार करने, ये सारी बातें इसमें कही गई। और भारत ने भी उनको अप्लाई किया अपने देश के बेहतर बनाने के लिए। तो डीरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि सरकारी नियंत्रण जो है उसमें कमी कर देना। सरकारी जो प्रभाव चल रहा है हर मामले में, सरकार के नियम कानून चल रहे हैं, सरकारी नियंत्रण, सरकार के प्रभाव में कमी करना, ये बात हो गई। वैश्वीकरण का मतलब आप जानते हो, विश्व के अन्य देशों से लेन देन करना। तो विश्व से व्यापार करना, लेन देन करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, निवेश, ये सारी चीजें करना। निजीकरण का मतलब है विनिवेश करना, सरकार में, सरकारी क्षेत्र में विनिवेश करना, यानी सरकार की में डिसइन्वेस्टमेंट करना, सरकार के हिस्से को कम करना, इसे विनिवेश कहते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार प्रतिबंध हटाना, यानी जो बिजनेस हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उन पर लगी जो रुकावटें हैं, उन प्रतिबंध को हटाना। अब इस तरीके से जब आप देखते हो तो ये आपके पास जो आएगा, ये इस बार के एलपीजी की पॉलिसी में होगा। बिल्कुल विजिबल है, सब कुछ सहेगी। अब देखिएगा, तो जब हमने ये सुधार करने शुरू करे, यानी बदलाव करने शुरू करे इकोनॉमी के अंदर, भी बिल्कुल पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। हम पहले कंपटीशन नहीं करते थे बल्कि इनवर्ड लुकिंग थे। पहले हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। पहले हम ये मान लेते थे कि सरकार ही है जो बेसिक जरूरतें लोगों की पूरी कर सकती है। अब ये जो हमने समझौते के तहत की जो बातें थी 10, इसको अपनी पॉलिसी में मान लिया, अपनी पॉलिसी में अडॉप्ट कर लिया। जब हम 91 के समय इस पॉलिसी को लेकर आए, 24 जुलाई 1991 को लेकर आए थे कौन, आपको याद रखना है। 24 जुलाई 1991 को लेकर आए थे कौन, तो उस समय के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, जिनको यहां पर फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माना गया है। तो नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको माना गया है आर्किटेक्ट ऑफ
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इस दिन ये सुधार आए थे। तो इससे पहले हमारे देश में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी थी, जैसे एक समस्या तो ये थी कि हमारे देश में, आप कहेंगे कि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा जो रिजर्व था, फॉरेन रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो बहुत कम हो गया था। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है किसी भी देश के पास, वो बहुत कम हो गया था, इतना कम कि बस $100 मिलियन के आसपास का बचा था। तो ये लगभग $100 मिलियन, जो कि 10 से 15 दिन के बराबर होता है, सिर्फ इतना बचा था। ये बहुत ज्यादा हो गया था। दूसरी बात, हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है, जो फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा, जो हमारी सरकार का बजट का घाटा होता है, वो बहुत बढ़ गया था। तो एक तरफ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम हो गया था, घाटा इतना बढ़ गया था कि 10% पहुंच गया था। जीडीपी का 10% बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो इतना परसेंट तक हमारा घाटा उस वर्ष में हो गया था। आप सोचिए, अभी हमारा लगभग 4.3 है, तब इतना बड़ा अमाउंट रहता है मोस्टली। तो ये घाटा 10% के आसपास आ गया था। फिर महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी, महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि हम उधार बहुत ले रहे थे, हमारे पास कर्जा बढ़ गया था, महंगाई बढ़ रही थी, ऋण में वृद्धि हो रही थी, खास तौर पर बाह्य ऋण बहुत अधिक हो गया था। जो ऋण है ना, हमारा बाहरी ऋण बहुत ज्यादा हो गया था। हमने बहुत सारे देशों से, संगठनों से बहुत ज्यादा उधार ले लिया था। तो ये ऋण जो है वो उधार, क्योंकि घाटे में बजट था, बढ़ता चला जा रहा था। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि उस समय अरब देशों में युद्ध था, खाड़ी संकट कहते हैं ना इस बात को। अरब देश जो है वो आपस में लड़ रहे थे, और उनकी वजह से हमारा तेल महंगा हो रहा था। आप देख लीजिए, है ना। तो अभी हमने ये सुना है कि एक बार फिर से जो गैस सिलेंडर था, जो कमर्शियल वाला होता है, दुकानों के लिए होता है बेसिकली, उसके रेट बढ़ गए, और वो भी लगभग लगभग 933 रुपए बढ़ने का मतलब 1,000 रुपए अप्रोक्सीमेट बढ़ गए। ये बढ़ गए हैं, और आने वाले समय में और भी चीजें बढ़ सकती हैं। तो इम्पैक्ट हमें उस समय नहीं मिला, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें अभी मिल सकता है बिल्कुल। जो अभी संकट चला था दुनिया के कई देशों में, खासतौर पे ईरान, इजराइल और यूएसए की बात कर रहे हैं, तो उसका उसी प्रकार का संकट उस समय भी रहा था। और इसी को बोलते हैं बीओपी क्राइसिस, यानी बीओपी संकट हो गया था। अब ये जो बीओपी संकट हमारे पास था, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहे थे, बाहरी ऋण बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी देश में, घाटा बहुत ज्यादा था, 10% पहुंच गया था, विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम कि $100 मिलियन पे आ गया था। अब ये सारी समस्याओं में हमें आईएमएफ ने हेल्प की, वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने हमसे क्या मनवा लिया, ये वाले नियमों को पूरा करना होगा। ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस में जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएस ट्रेजरी ने मिलकर जो रूल तय किए हैं, उनको अप्लाई करना होगा इकोनॉमी में। और हमने उनको अप्लाई किया अपने देश के अंदर। फिस्कल डिसिप्लिन में लाना होगा, नहीं घाटे को कम करना होगा। तो अब हमने ये सारी समस्याओं के लिए जो गए, वो वर्ल्ड बैंक के पास गए और आईएमएफ के पास गए, लेकिन मुख्य तौर पर हम आईएमएफ को पहले मानेंगे। और वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ द्वारा फंड दिया गया, और उस फंड की सहायता से और उन नियमों को मानकर, तो फंड भी दिया उन्होंने और उनकी अपनी कंडीशंस को भी अप्लाई करवाया। देन हम ये कहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में सुधार आने शुरू हुए, बदलाव आने शुरू हुए, और उन बदलावों को देखकर ही हम बात करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, ये सारी बातें हमें याद रखने की। तो अल्टीमेट बात आपको क्लियर हो गई होगी यहां तक। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई बात समझ में ना आती हो तो बताइएगा जरूर। हर एक बात जरूरी है, समझने की है। तो जब ये सारी बातें हुई और उसके बाद हमने बड़े बदलाव किए, तो अभी हमारे देश में कि कहा गया उस समय कि 2 सेक्टर ऐसे होंगे जिनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। एक रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, और एटॉमिक एनर्जी को नहीं करेंगे, परमाणु ऊर्जा को, बाकी सब करेंगे। 5 चीजों को छोड़कर बाकी सब के ऊपर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। 5 चीजें यानी शराब, पेट्रोल, और तंबाकू होगा। दूसरे नंबर पर डिफेंस इक्विपमेंट होंगे। तीसरा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव होगा, औद्योगिक विस्फोटक जो कर सकते हैं। हजार्डियस केमिकल यानी हानिकारक रसायन होंगे चौथे पर। 5वें पे ड्रग्स या मेडिसिन जिन्हें कहते हैं दवाइयां, वो होंगी। तो इनको छोड़कर बाकी लिबरलाइज कर दिया गया।
रेलवे और एटॉमिक एनर्जी छोड़कर बाकी में प्राइवेटाइज बढ़ाया गया, विदेशों से व्यापार करने शुरू कर दिए गए, ठीक है, और सरकारी नियंत्रण को कम करना शुरू किया गया अलग अलग चीजों पर। और इस प्रकार से जो पूरे बदलाव आए उसका असर ये हुआ हमारा कि इसके बाद जब आप देखोगे तो आपको नजर क्या आएगा बताओ। आप कहोगे सर हमारी जीडीपी जो थी, जो लगातार मतलब श्रिंक हो रही थी, घट रही थी, मतलब बहुत स्लोली बढ़ रही थी, तो हमारी जीडीपी में एक फास्टर ग्रोथ नजर आने लगी। हमारी इस जीडीपी के अंदर जो घाटा था, जो लगातार बढ़ रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी होने लगी, तो घाटा कम होने लगा यहाँ पर। फिर हमारा रिजर्व जो है वो बढ़ने लगा, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगा, हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा। लेकिन दो तीन समस्याएं इसमें आई। वो ये समस्याएं थी कि सर एक समस्या तो ये थी, इसमें एग्रीकल्चर का शेयर डाउन होने लगा। यानी हमारी देश की जीडीपी का जो पूरा 100% वैल्यू है, उसमें जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। और दूसरी बात, इसका असर जो हुआ वो इनइक्वालिटी पर भी हुआ, क्योंकि इससे जो सर्विस सेक्टर है, यानी एक तरह का सेक्टर ही बढ़ पाया और दूसरी तरफ जो सेक्टर्स थे वो कम हुए। इसका इंपैक्ट अर्बन एरियाज पे ज्यादा हुआ, शहरों पर यानी ज्यादा, गांव पर रह गया कम। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सर इसके अंदर अगर कुछ बातें पॉजिटिव हैं, कुछ बातें बेहतर हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है कि इसकी नेगेटिव हो, और इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें जानने की जरूरत पड़ती है कई बार। तो हमने नेगेटिव इंपैक्ट में ये देखा है कि इससे इनइक्वालिटी पर असर पड़ा है, इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, अर्बन और रूरल के बीच की जो खाई है वो और बढ़ गई है, क्योंकि इसका असर शहरों पे ज्यादा, इसका फायदा शहरों पे ज्यादा है, इसका फायदा सर्विस सेक्टर पे ज्यादा, जबकि किसानों की आय में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी, तो गैप बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ। तो ये जो सारे बदलाव देखे गए, सारे प्रोविजन देखे गए, तो इस तरीके से जब आप पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ लोगे और उसके बाद जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। तो मैंने आपको ये बात बताई, इससे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो फिर से बढ़ने लगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में फिर वृद्धि होने लगी, जो राजकोषीय घाटा था वो कंट्रोल में आने लगा, कंट्रोल होने लगा, नियंत्रित होने लगा। यानी जो फिस्कल डेफिसिट था वो नियंत्रित होने लगा। एक तो ये फायदा हुआ। इसके तहत ही विदेशी व्यापार बढ़ने लगा। जो विदेशी निवेश होता है, एक देश का पैसा दूसरे देश में, वो बढ़ने लगा। महंगाई पर नियंत्रण ले आई सरकार इस तरीके से, पर नियंत्रण आ गया। लेकिन अब कुछ समस्याएं जनरेट हो गई, जैसे कृषि का क्षेत्र का जो योगदान है, कृषि क्षेत्र में गिरावट देखी गई, क्योंकि इसका असर वहां कम हुआ, इसलिए वहां गिरावट देखी गई कंपैरेटिवली। क्योंकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का में वृद्धि हुई, तो उद्योग और सेवा दोनों क्षेत्र में वृद्धि हुई। इसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि असमानता भी जनरेट हो गई, देश में असमानता होने लगी। ठीक है, ये भी याद रखना है, ग्रामीण और अर्बन के बीच में भी और बहुत सारे क्षेत्रों के बीच में भी। और इसमें हम ये भी कहते हैं विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ गई। तो विदेशों पर निर्भरता का बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है, विदेशी निर्भरता होने लगी, हम उस पर डिपेंडेंट होने लगे, उनके पैसे पे निर्भर होने लगे। तो ये कुछ समस्याओं का भी जनरेशन हुआ, इसके तहत हम ये मान सकते हैं। तो अब देखिएगा, ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और रिवीजन का मतलब ही यही कि आप हर एक पॉइंट को रिकॉल करें, रिवाइज करें, आप कंसेप्ट को समझें और कुछ नई बातों को जोड़कर देखें उसे। तो आज अपने वॉशिंगटन कंसेंसस यानी समझौता जो वॉशिंगटन में 1989 के समय हुआ है, वो आपने सीखने को मिला, और ये पता चला कि इंडिया ने यह बदलाव, ये जो चेंजेस आए थे वो क्यों करे थे। तो लगभग लगभग हर एक बात समझ में आ गई है। अब आप प्रैक्टिस करते होंगे, प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने, तो प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी आपकी। तो इससे आपको करते रहना है। तो छोटे छोटे टाइम के अंदर हम एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक एक दिन में एक ही पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।